आज बात होने वाली है अनुपम रसायन के टॉप मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के डिप्टी सीएफओ विशाल ठक्कर साहब, जिनसे चर्चा होगी जून तिमाही के नतीजों पर। साथ ही साथ बात करेंगे वित्त वर्ष 2023 के लिए कैपेक्स प्लान किस तरह के हैं, ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है, ये सारी चर्चा हम इनसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। अनुपम रसायन जो है देश की एक जानी मानी कंपनी है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने के कारोबार में ये कंपनी है। लाइफ साइंसेज से जुड़े स्पेशलिटी केमिकल ये बनाती है। साथ ही साथ अन्य स्पेशलिटी केमिकल बनाने का भी इनका कारोबार है। 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके पास हैं और 27,200 मीट्रिक टन मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता इस कंपनी की है। ठक्कर साहब, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहले नतीजों से ही शुरुआत करते हैं। आपका जो हमने इस बार देखा, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा दिखाई दिया है। ईयर ऑन ईयर बात करें तो 30% से ऊपर देखने को मिली है ग्रोथ। अगर आप ब्रेक डाउन कर सकें, ये ग्रोथ कहाँ से आई है, वॉल्यूम की वजह से या प्राइस की वजह से? सौमित्र जी, गुड आफ्टरनून और थैंक यू, आपने हमको आपके चैनल पे बुलाया है। अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ हमने ब्रॉड बेस देखी है इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज वेल। और दूसरा अगर आप देखें तो वॉल्यूम में भी उछाल है और प्राइस में भी उछाल है। दोनों तरह से मोटा मोटी सिमिलर लाइंस पे आप देख पाएंगे। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसके लिए किस तरह का आप रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे हैं अभी? सौमित्र जी, जो हम पहले भी बोल रहे थे और आज हम वापस यही चीज को दोहराना चाहेंगे कि हमारा जो ग्रोथ जर्नी है जो लास्ट हमने 3 साल में देखा है, वो हम अपेक्षा रख रहे हैं कि अगले अगले टाइम में भी वही रहे। सो ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें कि डिमांड हमारे कस्टमरों से मिल रही है, उनके गाइडेंस हम देखें, प्राइस जो उन्होंने अपटिक दिया है हमको, ये सब अगर आप देखें तो डिमांड का हमें कोई ज्यादा उसमें कोई गुंजाइश या उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है हमें। करेक्ट। मार्जिन की बात भी करना चाहूंगा मैं। यहाँ हमने देखा कि जो एबिटा मार्जिन है वो करीब 450 बेसिस पॉइंट जो है एक्सपेंशन हुआ है। उसमें आपके जो पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो वहां पर भी हमने देखा है कि ये बढ़ता ही जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ है, ये जो बढ़त है मार्जिन में, ये बरकरार रहेगी आने वाले समय में? कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से ये ग्रोथ रहेगी? सौमित्र जी, वापस आपको ये बताया कि भाई हमारा जो मॉडल जो है, हमारा बिजनेस मॉडल ही अगर आप देखेंगे तो क्या है कि हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड, ये सब हम पास थ्रू में करते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से चलते क्या होता है कि हमारे मार्जिन सिग्निफिकेंटली प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो आज जो भी नंबर्स हम बोल रहे हैं वो थोड़े आगे, थोड़े 1-2% ज्यादा हो सकते हैं, 1-2% कम हो सकते हैं, बट ज्यादातर आपके प्राइसिंग स्टेबिलिटी की वजह से हमारे मार्जिन रोबस्ट रहते हैं। और ये हमको लग रहा है कि हम कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पाएंगे 26-28% तो डेफिनेटली, और आगे का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है अगर जैसे मार्केट बिहेव करता है। बट मोटा मोटी कॉस्ट का पास थ्रू के चलते मार्जिन बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारे। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। 26 से 28% तक की जो ग्रोथ है वो दिखाई दे सकती है। एक कंसर्न जो इन्वेस्टर्स को दिखाई दे रहा है यार ठक्कर साहब, वो ये कि जो आपका अराउंड 93% जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का, वो आपके टॉप 10 क्लाइंट से आ रहा है, टॉप 10 कस्टमर्स से आ रहा है। Q1 का जो डेटा हमारे सामने है वो ये दिखाता है। किस तरह के रिस्क आपको लगते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है? इसकी वजह से क्या आप कोई स्टेप्स उठाने वाले हैं इसको करेक्ट करने के लिए? ओके, जो समझ रहे 2-3 चीज मैं उसको थोड़ा सा विकसित वे में बोलना चाहूंगा। पहला है कि हमारा नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो हमारे कंसंट्रेशन होगा, टॉप 10 क्लाइंट्स विल कंट्रीब्यूट अराउंड 80% का हमारा रेवेन्यू टिपिकली होता है। ये क्वार्टर में बिकॉज ऑफ द शेड्यूलिंग और उसकी वजह से आप देखोगे कि नंबर थोड़ा सा एसेंचुएटेड है। आगे जाते हुए सालाना बेसिस पे देखेंगे तो वो नंबर वहां पे वापस बैठ जाएगा। अभी 10 कस्टमर्स है, वो एक बात होगी, पर अगर आप मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो 24 मॉलिक्यूल्स है, 24 प्रोडक्ट्स है, तो उस तरह से हमारा ब्रॉड बेस हो जाता है। आप ब्रॉड बेस की बात करें तो रेवेन्यू साइड से देखो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखें तो ब्रॉड बेस है, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ब्रॉड बेस है, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी आप देख ले तो ज्योग्राफी में मैं ब्रॉड बेस हूँ। 30% मेरा यूरोप से आ रहा है, अंदाजन 40% इंडिया से आ रहा है, 15% जापान, 13-14% जापान से आ रहा है, 14 से 15% सिंगापुर से आ रहा है। तो उस तरह से भी ब्रॉड बेस में है। अगर आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से भी हम ब्रॉड बेस्ड है।
और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको शायद आपको हमने जो हमारे प्रेजेंटेशन में बोली है कि आज हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स है जो $10 मिलियन के ऊपर के रेवेन्यू है, जो हम अपेक्षा रख रहे हैं कि वो 7 हो जाएंगे। तो आप देखें तो हर तरह से हम ग्रोथ को ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ बना रहे हैं। हाँ, एक क्वार्टर में आगे पीछे होता है बिकॉज कई बार कोई कोई जो शेड्यूलिंग होता है उनका थोड़ा आगे होता है, तो उसकी वजह से आपका नंबर थोड़ा इधर आता है या थोड़ा उधर, पर मोटा मोटी आप यहीं पे आके आप देखेंगे। करेक्ट, बिल्कुल। आपने जो बात अभी कही यहाँ मिस्टर ठक्कर, उससे दो सवाल मेरे मन में आते हैं, एक एक करके पूछता हूँ। पहले मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। करीब 7 नए मॉलिक्यूल जो है वो कमर्शलाइज हो जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 23 में। जो हमारे पास ताज़ा जानकारी है उसके हिसाब से किस तरह के ग्रोथ पोटेंशियल आप देख रहे हैं, किस तरह का आपने टाइमलाइन रखा है लॉन्च के लिए? तो ये 7 मॉलिक्यूल्स तो हम इस साल में ही करने वाले हैं, बराबर है। और अगर आप देखेंगे तो हम हमारे रिसर्च आर&डी में 90 के आसपास हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसपे हम काम करते रहते हैं। आर&डी है, पायलट स्टेज है, डेवलपमेंट स्टेज है, सब में मिला के। और 7 तो हम इस साल में ही कमर्शियलाइज करेंगे। उसमें से 2 हमारे एलओआई के बेसिस पे जो है वो उसमें से, और 5 फ्लोरिनेशन से हम करेंगे। तो ये हमारा रहा। बट आपको और एक इंटरेस्टिंग बात उसमें मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हम आर&डी पे काम कर रहे हैं, वो जो आर&डी है उसमें ऐसा है कि पहले हम, अगर आप देखें तो बहुत कम कंपनियां इंडिया में ऐसी होगी जो नए मॉलिक्यूल्स पे उसके इंटरमीडिएट्स और एआई पे काम कर रहे हैं, जो जो आज अभी भी लॉन्च भी नहीं हुए, वर्ल्ड में लॉन्च नहीं हुए हैं, वो प्रोडक्ट के एआईज और इंटरमीडिएट्स पे हम आज काम करना चालू कर रहे हैं। तो अगर एक हमारी कंपनी जो स्तर की कंपनी है, उस स्तर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। इंडिया के गिने चुने लोग होंगे जो ये लेवल के काम कर रहे होंगे। तो उस तरह से हम देखें तो हमारा आर&डी और मार्केटिंग टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है इस पे। एंड वो जो उसके चलते हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ हमें बहुत ही सुनिश्चित दिख रहा है। अगर आप अगर आप चाहो तो मैं एक और मिनट लेके आपको हमारे ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात कर सकता हूँ। कि हमारा जो जो ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 3 लेवल पे हमारे करंट मॉलिक्यूल से उसको हम एक्सपांड कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ नए मॉलिक्यूल पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारा ग्रोथ आ रहा है। जिसमें मैंने बोला कि इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जो नए एकदम न्यू ब्रांड मॉलिक्यूल्स है जो हम बोलते हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। दूसरा है कि हमारे जो एलओआई और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उसमें से हमको ग्रोथ मिल रही है। और तीसरा फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री से हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रहा है। जो आपको लास्ट टाइम भी हमने ये बताया था कि भाई हमारा जो अनुमान था, जो हमने रिवैलिडेट कराया ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म से भी, तो उनका भी अनुमान ये है कि 220 टू 260 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू वहां से हम पर एनम रियलाइज कर सकते हैं। तो आप देखें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें दिख रही है यहाँ पे हमारे हमारे डिमांड साइड पे। करेक्ट ठक्कर साहब, इन्वेस्टर्स लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहेंगे, अगर आप दे पाए तो। ये जो 7 मॉलिक्यूल की बात आप कर रहे हैं, कितना ये कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आपके रेवेन्यू और आपके मार्जिन्स में? मार्जिन तो आप समझिए कि हमारे रोबस्ट ही रहेंगे और वो सिमिलर रेंज में ही रहेंगे। थोड़ा वैल्यू एक्टिव मॉलिक्यूल्स ही है तो थोड़ा बहुत मार्जिन में उछाल ही हो सकता है। और रेवेन्यू में आप ये जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हम लॉन्च करते हैं उसके 1 या 2 साल का उसका टाइम लगता है उसको रैंप अप होने में। तो फुल रैंप अप के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो वो एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बनेंगे इसमें। मैं एक स्पेसिफिक नंबर आज नहीं देना चाहूंगा फॉर अ रीजन के वो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट में ज्यादा देना नहीं चाहूंगा, बट इट विल बी सिग्निफिकेंट इन डबल डिजिट कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ माय रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा, ये एक अच्छी बात है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने अभी कही कि चूंकि आप डाइवर्सिफाइड हैं, आप अलग अलग जोग्राफीज में भी हैं, वहाँ से भी मेरे मन में एक सवाल ये आता है कि क्योंकि 50% से ज़्यादा बिजनेस आपका विदेशों से आता है, और इस समय हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमीज जो है वो बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग अपनी समस्याएं हैं। क्या आपने किसी तरह का स्लो डाउन फेस किया है? डिमांड में किसी तरह की कोई कमी आई है ग्लोबल जो आपके क्लाइंट्स हैं उनमें? उसमें मैं एक चीज मैं थोड़ा सा आपको समझ लूंगा कि भाई हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो उस तरह का है जिसमें हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो उसमें टेक और पे भी होता है। तो एक तो वो बात हो गई जिसकी वजह से हमारे को हमको डिमांड की सुनिश्चितता होती है। वो दूसरा उसको आप छोड़ के मैं बिजनेस की बात करूं जहां पे धंधा कैसे बन रहा है हमारा। तो अगर आप देखेंगे तो बिकॉज ये जो वॉलेटाइल एनवायरनमेंट था, जब हमने एकदम हमारे कस्टमर्स को जो हमने प्रॉमिस किया था उस समय पे हम दे पाए, जो बाकी बाकी लोगों को थोड़ा बहुत चैलेंज आया था वर्ल्ड ओवर में, तो उसके चलते ये हुआ है कि हमारे कस्टमर्स आज हमको ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो हमारा जो प्रोजेक्शंस था उससे ज्यादा वो हमसे आज आज अपेक्षा रख रहे हैं। बिकॉज जो जिस तरह का हमारा परफॉर्मेंस रहा, हमारा क्लाइंट्स डिलीवरी शेड्यूल्स रहे, वॉल्यूम रहे, तो उसके चलते हुए आज हमें डिमांड में उछाल दिख रहा है और प्राइस रियलाइजेशन भी हमारा उसके चलते बढ़ रहा है। तो हमें तो भगवान की दया रही है या जो भी हमारे मार्केटिंग टीम की अच्छी परफॉर्मेंस बोली है, बट डिमांड में तो हमें कहीं पे
नमी नहीं दिख रही है। हमको तो बल्कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है। चलिए, तो अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे कि जब अगले क्वार्टर में आपसे बातचीत होगी तब नतीजे इसी तरह बेहतर भी होंगे और कुछ और डिटेल्स भी हमारे साथ आप शेयर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ठक्कर, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर अनुपम रसायन के टॉप मैनेजमेंट ये बताते हुए कि किस तरह से डिमांड एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको। साथ ही साथ जो नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट यहाँ पर ऐड करेंगे उनके रेवेन्यू में, और मार्जिन में भी ग्रोथ उनको अच्छी दिखाई दे रही है। तो प्रॉब्लम इनको कहीं दिख नहीं रही है। नतीजे भी अच्छे ही थे। स्टॉक आपके सामने आज करीब करीब फ्लैटिश कारोबार कर रहा है। 795 पे अनुपम रसायन में एंट्री करनी चाहिए या नहीं, बताने के लिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान रवि सिंह भी जुड़ गए हैं। रवि, आपने सुना मैनेजमेंट को काफ़ी बुलिश कमेंट्री दिखाई दे रही है और उनको लग रहा है कि जो मार्जिन ग्रोथ है वो 26 से 28% रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में भी। क्या आपको लगता है इस लेवल पर अनुपम रसायन में एंट्री करनी चाहिए? देखिए स्वामित जी, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कमेंट्री जिस तरीके से उनसे आपने इनफैक्ट ये कहे इन्वेस्टर के लिए बहुत इजी करी है। जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि वो अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करेंगे। और यहाँ पर अनुपम रसायन के हिसाब से अगर समझते हैं, देखिए फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है उसमें अगर बात करते हैं तो ये स्टॉक अभी 920 तक का लक्ष्य यहाँ से दिखा सकता है, यानी कि लगभग 12% की रैली आपको आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकती है। स्टॉक के ओवरऑल देखा जाए तो पूरे मार्केट के अगेंस्ट में जो है वो स्टॉक ने एक डिफेंसिव पोजीशन दिखाई है। तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर स्ट्रेंथ काफी अच्छी शो हो रही है। बिजनेस का आपने रेवेन्यू मॉडल यहाँ पर समझ ही लिया है। तो मुझे लगता है कि एक बार इन्वेस्टर यहाँ पर पहला जो इन्वेस्टर नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ईज होगा कि आप जल्दबाजी ना करें। मतलब आप 750 और 800 के बीच जो अभी रेट चल रहे हैं इनके बीच में आप एवरेज ऑन कर सकते हैं 920 के लक्ष्य के लिए, और जिन्होंने पहले खरीदा हुआ है उनके लिए कि अपना टारगेट 920 का यहाँ पर लेकर चले। ओके, तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो होल्ड करिए। स्टॉक में कुछ अपसाइड अभी भी बाकी है। बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। चलिए, आपको एक